Hello students, today we are going to start with a new chapter. So the chapter's name is employment. So let's start with this chapter. First of all, we will understand some basic terms which are related to employment. So the first term is basically worker. अब हम worker किसे कहते हैं, that who is a worker? So ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिससे वो क्या कर रहा है, अपना लिविंग अर्न कर रहा है और साथ के साथ जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज बेसिकली अ वर्कर. सो यू कैन सी द डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखा है दैट वर्कर इज बेसिकली एनी इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व्ड इन productive activities in any capacity to earn a living and contributes to GDP. Example क्या हो जाएगा? Your farmer, your manager, doctor, it can be anyone. कोई भी इंसान जो किसी भी टाइप की प्रोडक्टिव या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और आपकी इकोनॉमी की जीडीपी में क्या दे रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है. नाउ हमारे पास वर्कर भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. बेसिकली वी हैव two types of workers. The first one is the hired workers and the second one is your self-employed workers. अब hired workers कौन होते हैं और self-employed कौन होते हैं? hired worker कौन हो गए? जिनको आपने क्या करा है, बाहर से हायर करा है या फिर जो अपने लिए नहीं किसी और के लिए वर्क कर रहे हैं. और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन हो गए? जो अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं, जो किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं. दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अपने लिए ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. सो लेट्स सी देयर डेफिनेशन. So the hired worker are basically those workers which are employed or hired for somebody else and are paid salary or wages by the employer in return for their productive service. That means वो workers जो क्या कर रहे हैं, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए वर्क कर रहे हैं या फिर जिनको दूसरों ने क्या कर रखा है, हायर या फिर एम्प्लॉय कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर अगर एक हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है देन ही इज अ हायर्ड वर्कर. एक टीचर अगर किसी स्कूल में पढ़ा रही है देन शी इज अ हायर्ड वर्कर. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ हायर्ड वर्कर्स. अब हायर्ड वर्कर्स भी दो टाइप के होते हैं. द वन इज रेगुलर सैलरीड वर्कर्स एंड द सेकेंड वन इज कैजुअल वर्कर्स. अब रेगुलर सैलरीड वर्कर्स कौन से होते हैं? वो वर्कर्स जिनको काम करने के बदले क्या मिले, एवरी मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट मिले. फाइन. अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और वहां जॉब करने से आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर अ रेगुलर सैलरीड वर्कर. अगर मैं बात करूं कैजुअल वर्कर्स, सो कैजुअल वर्कर्स का मतलब क्या होता है? वो वर्कर्स जो क्या कह रहे हैं, डेली वेजेस जो होते हैं, ठीक है, जो डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, राइट. सो दे आर कैजुअल वर्कर्स जिनके पास कोई भी फिक्स जॉब नहीं होती है, ना ही उन्हें एक फिक्स्ड पेमेंट मिलती है. फाइन. सो रेगुलर सैलरीड मतलब वो लोग जो एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, जो रेगुलरली वहां पे वर्किंग है, जिनका एक प्रॉपर पे स्केल है. एंड कैजुअल वर्कर्स मीन जो डेली वेजेस होते हैं, जो डेली बेसिस पे उनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं या वीकली बेसिस पे मिलते हैं. सो दे बेसिकली दे आर नॉट वर्किंग एट अ फिक्स प्लेस, राइट. वो कहीं रेगुलरली वर्क नहीं कर रहे हैं. Now let's see the next one. The next is self-employed workers. So all those people who are engaged in their own business or their own profession and use their resources to make a living. वो लोग जो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है, अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और अपने लिए वर्क कर रहे हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. वो वर्कर्स जो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स एंड योर बिजनेसमैन. तो ये सब किस में आ जाएगा? आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कफोर्स? अब हम वर्कफोर्स किसे कहेंगे? सो लेट्स सी द डेफिनेशन. द नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड और वर्किंग और एंगेज्ड इन इकोनॉमिक प्रोडक्टिव activities at a particular point of time. मतलब वो सारे लोग जो क्या है, एम्प्लॉयड है, वर्क कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में या फिर ऐसी किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में
एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, सो दैट मीन्स दे आर कंसिडर्ड एज वर्कफोर्स. सो दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी में वो सारे लोग जो क्या है, एम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं दे आर वर्किंग एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग in the economic development or I can say in the GDP. that means वो किस में काउंट होंगे, वर्कफोर्स में. अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे who wants to work but still they are not getting job, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, right? उनका पास will तो है, they want to work, right? but still they are not getting job, तो उनको हम वर्कफोर्स में काउंट नहीं करेंगे. वर्कफोर्स में सिर्फ वही काउंट होंगे who are actually working. Fine. I guess this much is clear. Let's see the next point. That is labor force. अब labor force का मतलब क्या होगा? The labor which is present. आपकी इकोनॉमी में जो labor present है. So all those persons जो who are working or willing to work, वो लोग जो काम कर रहे हैं plus वो लोग जो काम करना चाहते हैं, वो दोनों ही किस में काउंट होंगे? आपके labor force में. राइट? वर्कफोर्स में कौन होगा? जो काम कर रहे हैं, और लेबर फोर्स में जो कर रहे हैं प्लस काम करना चाहते हैं, वो दोनों ही पार्ट किसको आ जाएगा? हमारा लेबर फोर्स का. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, labor supply. So labor supply is basically the amount of labor the workers are willing to offer. That means एक person if wants to work for 6 hours, so that is labor supply. Fine. So वो amount of labor जो एक worker ready है देने के लिए एक particular wage rate, that is known as labor supply. और आप labor supply को किन terms में measure करते हो? Man days of work में. That means आप अगर एक person is ready to work for 20 days, so that means you have a labor supply for 20 days. और एक दिन में कितने basically hour working होता है? एक person 8 hours, एक job 8 hours की होती है. If you are doing for part time, it can be 4, 3, 2, anyone. ठीक है? So labor supply is basically the amount of labor जो प्रेजेंट है या अ पर्सन इज रेडी टू गिव एक पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर. और इसको हम मैन रेट पे हम क्या कर मैन डेज ऑफ वर्क पे क्या करेंगे? मेजर करेंगे. सो दिस इज योर लेबर सप्लाई. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? सो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक एक्टिविटी जिससे क्या करता है एक पर्सन? अपना अर्निंग करता है एंड ही कैन अर्न इट्स लिविंग. So that is basically employment, right? एक ऐसा activity जिससे एक person earn कर पाता है, that is employment. अच्छा, if I need to calculate rate of unemployment, हम rate of unemployment कैसे निकालेंगे? That is number of unemployed person divided by labor force multiplied by 100. So this is the formula to calculate rate of unemployment कि हमारी इकोनॉमी में कितने person क्या है? Unemployment. So this is the formula to calculate rate of unemployment. Now let's see some few points on the size of workforce. यहाँ पे हम कुछ important facts पढ़ेंगे हमारे workforce के बारे में. So the first one say India के अंदर there is nearly about 487 million of person. हमारा workforce कितने का है? That is 487 million people का. Fine. Then जिसमें से 70% वर्कफोर्स कहाँ पे है? आपका रूरल एरियाज में है एंड 30% कहाँ पे है? आपका अर्बन एरिया में, राइट? दैट मीन्स 70% वर्कफोर्स कहाँ वर्क करे? रूरल एरिया में. 30% आपकी अर्बन एरिया में. और जिसमें से भी 70% वर्कफोर्स किसकी है? दैट कंसिस्ट ऑफ मेन एंड 30% कंसिस्ट ऑफ women. So that means जो men है इनका composition क्या है? ज्यादा है एंड women का composition क्या है? कम है. The next point, women workforce अकाउंट करेगी कितना? That is 41.8% कहाँ पे? रूरल वर्कफोर्स में. ठीक है? That means रूरल एरियाज में around 41.8% women are working, whereas in urban areas it is just 35.31. So you can see here that rural areas में क्या है? women का employment rate is more, women ज्यादा वर्क करती हैं and in urban areas it is less. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों है कि women urban areas में कम जॉब कर रहे हैं और रूरल एरियाज में ज्यादा कर रही हैं? So we will definitely discuss this point and discuss this topic also. Now, the question arises, why the proportion of female workforce is lower than men? अब ऐसा क्यों है कि females तो they are working only 30% and men का जो रेशियो है that is 70%, ऐसा क्यों कि इतनी कम बाकी सब women क्यों वर्क नहीं करती हैं? तो here we have the reasons कि क्यों women का जो workforce है या फिर जो composition है वर्कफोर्स के अंदर वो कम क्यों है? So the first point is the low level of female education. That means female education में क्या है, अब भी कमी है. अब भी आप गांव में जाओगे, इंटीरियर में जाओगे, there you can still see female education को इतना importance नहीं दिया जाता. So that's why जब उनके पास education ही नहीं है तो employment opportunities कैसे आएंगी? So that is also one reason जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल का जो proportion है वर्कफोर्स में वो कम है. सेकेंड, जो भी women वर्क करती हैं वो उनके अपने पर्सनल डिसीजंस तो होते नहीं हैं, राइट? दे प्रेफर कि उनका डिसीजन क्या हो, फैमिली डिसीजन हो. दैट मीन्स वुमेन वर्क करेगी या नहीं करेगी एक फैमिली में, ये फैमिली डिसाइड करती है. Being in India, we have certain cultures, traditions, which are usually followed by women only, majorly. So कोई भी जॉब लेना नहीं लेना वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन कम होता है. इट्स देयर फैमिली डिसीजन एंड फैमिलीज क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं फीमेल मेंबर्स को वो जॉब लें, बिकॉज दे थिंक दैट इफ दे शी विल वर्क तो फैमिली पे कौन देखेगा एंड हु विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड एवरीवन. सो दैट्स व्हाई जो विमेन है उनका प्रपोर्शन क्या होता है, वो कम होता है. Third is, many activities which are performed by them in India are not recognized as productive or economic activities. बहुत सारी activities हैं जो women करती हैं but उनको हम consider ही नहीं करते हैं कि वो एक economic activity है, right? अगर there is an housewife जो घर में रहती हैं, she is cooking, she is cleaning, she is doing everything, but still उसको हम एक productive activity count नहीं करेंगे. But in that case अगर कोई maid आएगी, if she is doing the same thing तो उसको हम एक productive activity count कर लेंगे. But if हम जो एक activity women कर रही है without any charges in your family, अगर उसको भी हम count करने लग जाएं, so that means that will be a very big deal, right? So because हम उनकी बहुत सारी activities को recognize नहीं करते हैं, उनको add नहीं करते हैं, right? तो ये भी एक मेजर रीजन है कि जो विमेन का वर्कफोर्स में जो प्रपोर्शन है उसको कम हो जाता है उससे, क्योंकि उनका जो इतना मेजर कंट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं या फिर काउंट ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस लीड्स टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ विमेन वर्कफोर्स इन इंडिया, राइट? इसके साथ साथ दे ऑल्सो वर्क इन फैमिली फार्म्स, फैमिली बिजनेसेस, ठीक है, एंड देयर दे आर नॉट ट्रीटेड एज वर्कर्स, वहां उन्हें वर्कर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए उनका वो एक्टिविटी को इस प्रपोर्शन में काउंट करा ही नहीं है. सो दीज आर द रीजंस व्हाई द विमेन का प्रपोर्शन है दैट इज लोअर देन द मेन. Next is, why women worker in urban areas are still lower than rural areas. Okay, जो हमने क्वेश्चन राइज किया था that ऐसा क्यों है that urban area के अंदर क्या है, female workers are less and rural areas में the female workers are more. तो सबसे पहला जो urban areas में they are all the men they are earning good, उनके इनकम क्या होते हैं, यूजुअली हाई होती है, बिकॉज दे ऑल आर वर्किंग ऑन स्किल बेस्ड जॉब और दे आर वर्किंग इन अ गुड फॉर्म्स. सो वहां से उनको जो पे है दैट इज वेरी हाई. सो जिसकी वजह से वो डिस्करेज करते हैं फीमेल मेंबर्स को फ्रॉम टेकिंग जॉब्स, राइट? क्योंकि वो दे फील लाइक इफ द मैन ऑफ द फैमिली इज वर्किंग देयर इज नो नीड फॉर द women टू वर्क, राइट? तो इस मेंटालिटी और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दे डिस्करेज फीमेल वर्कर्स टू टेक द जॉब, right? So this is the first reason that why in urban areas the workforce of female is less. Second, in rural areas, basically every family, almost every family is facing the issue of poverty.
जिसकी वजह से इट इज मैंडेटरी फॉर women टू गो आउट एंड वर्क इवन विदाउट एजुकेशन, राइट? उनके पास चाहे एजुकेशन हो नहीं हो, बट स्टिल शी नीड्स टू गो आउट एंड वर्क, बिकॉज वहां पे पॉवर्टी रेट क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत लो वेजेस के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिससे एटलीस्ट वो क्या कर पाए, अपने घर में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, इकोनॉमिकली कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। सो दैट इज द सेकंड रीजन कि वहां पे पॉवर्टी ज्यादा है। सो विमेन वर्कफोर्स के लिए या फिर विमेन वर्कर्स को जाके काम करना इज मैंडेटरी, तो वो उसके लिए, वो उनके सर्वाइवल के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। सो दीज आर द टू रीजंस जिसकी वजह से जो फीमेल वर्कर्स है वो अर्बन एरियाज में कम है एंड रूरल एरियाज में दे आर मोर। I hope this much is clear. If you feel there is any doubt or any confusion in any topic, you can just share your query, your doubts in the comment section. The next topic is that why total workforce in rural area is more than urban area. अब total workforce rural area में ज़्यादा क्यों है, urban area में कम क्यों है? सो ऑफ कोर्स सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है इसके लिए, रीजन है, सबसे पहला यही होना चाहिए दैट वर्कफोर्स जो रूरल एरिया में इसलिए ज्यादा है कि वहाँ पे स्किल बेस्ड जॉब है, राइट? वहाँ पे लेबर वाली जॉब ज्यादा है, एंड अर्बन एरिया में देर इज मोर ऑफ जॉब जहाँ पे आपको एजुकेशन ज्यादा चाहिए, राइट? रूरल एरियाज में रिसोर्सेज कम है, एजुकेशन कम है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या है, कम है, तो लोग कभी कोई फील्ड पे वर्क कर रहा है, कोई कहीं वर्क कर रहा है, बट अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं है। अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा इनकम अर्न करने के ऑप्शंस लोगों के पास होते हैं, right? Now let's see the points so given है. First one, people in rural areas have limited resources to earn higher income, whereas there are variety of employment opportunity of higher income in urban areas. Rural areas में अच्छी इनकम अर्न करने के जो चांसेस हैं या पॉसिबिलिटीज हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या वह बहुत कम होती है, बट अर्बन एरिया में ऑफ कोर्स वो क्या होती हैं, ज्यादा होती है। सेकंड, रूरल एरिया में जो मेजर रीजन क्या है, दैट इज पॉवर्टी। सो पॉवर्टी की वजह से लोग घर पे बैठ ही नहीं सकते हैं, चाहे उनके पास एजुकेशन है नहीं है, उनको जाके जॉब करनी है, बिकॉज इट्स एसेंशियल फॉर देम, क्योंकि फैमिली का अगर कोई एक मेंबर अर्न कर रहा है तो उस एक मेंबर के अर्न करने से उस फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो सकते, बिकॉज वहां पे वेज रेट क्या है, बहुत ज्यादा लो है। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू गो एंड लुक फॉर अ जॉब। अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ, यहाँ पे क्या है, लोग बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी जॉब नहीं लेते ना, उनको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होता है बहुत अर्ली एज पे जॉब लेने का। दे वेट, दे कंप्लीट देयर प्रॉपर एजुकेशन एंड देन ओनली दे टेक अप द जॉब। अगर हम रूरल एरिया में जाए, वी कैन सी दैट इवन जो बच्चे हैं, either they are of 10 years or 11 years, even they are working, right? Just because उनके घर में issues होते हैं, they have some financial issues, right? Next, in urban area people have varieties of employment opportunity, right? तो urban area बहुत सारी employment opportunity होती है, तो they wait for the proper time, जब तक उनके जो स्किल्स है, उनका क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जॉब ना मिल जाए। दैट्स वाई जो रूरल एरिया में वर्कफोर्स है दैट इज मोर, एंड अर्बन एरिया में वर्कफोर्स है दैट इज लेस। I hope this much is clear, but still if you have any doubt or any query, please share a query, your doubts in the comment section. We will try to clear all your query and doubts. The first topic is worker population ratio or work participation rate or ratio. So first let's understand that what is the meaning of worker population ratio. So it refers to the percentage of population participating in production activities. This simply means कि हमारा जो population का वो percentage जो production activities में participate कर रहा है, and how they will participate, अगर वो employed हैं, वो किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। सो बेसिकली हमारा पॉपुलेशन का वो पोर्शन जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर वो
परसेंटेज जो क्या है, एम्प्लॉयड है. So that is basically our worker population ratio. Second, how do we calculate it? We will calculate it by using a very simple formula, that is total number of workers by the population, and then we will multiply it by 100. So by this we can calculate the worker population ratio. It is useful in determining the proportion of population that is actively contributing in the production process. मतलब हमारा कितना percentage of the population is contributing in production process, ये हम identify कर सकते हैं. आपका employment situation को analyze करने के लिए it's a very good indicator. और जितना ज़्यादा रेशो क्या होगा, ये हाई होगा, उतना ज़्यादा बताया जाएगा, उतना ज़्यादा डिपिक्ट होगा कि उतना ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है. और जितना कम ये रेशो होगा, दैट मीन्स उतना कम पॉपुलेशन हमारा क्या कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है. सो जिस इकोनॉमी का ज़्यादा रेशो होगा, उस इकोनॉमी को बेटर इकोनॉमी कंसिडर करेंगे. नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट और द सेकंड टॉपिक, that is the rate of participation in India. So यहाँ पे we will discuss the different groups in urban areas, in rural areas कि क्या क्या वहाँ पे rate of participation है. So in India the rate of participation is about 39%. 39% is that means कि हमारी economy का 100 में से सिर्फ 39 people ही क्या कर रहे हैं, they are participating in the production process. बाकी के जो लोग हैं they are not involved in this process, or I can say they are not getting proper employment, which is lower to the developed countries. मतलब जितना भी developed countries है उससे ये rate क्या है, it's very low. Second, the rate of participation in urban area is 36%. That means urban area में अगर 100 people रह रहे हैं तो उसमें से 36 जो लोग हैं they are participating in the process. And in rural area it is 40%, कि 40% लोग क्या कर रहे हैं, वर्कफोर्स में कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सेकेंड, नेक्स्ट देख सकते हो आप, द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल एरिया इज हायर देन इन अर्बन एरिया. ऑफ कोर्स वी कैन से दिस दैट जो वर्कर्स हैं वो रूरल एरियाज में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और अर्बन एरियाज में वर्कर्स क्या है, कम है. नेक्स्ट, the WPR for male was nearly 54% and that for female is only 22%. That means जो 36% या 40% लोग या सॉरी जो 39% लोग वर्क कर रहे हैं उस 39% में से जो 54% हैं they are males and 22% है they are females. Okay. In urban area the rate of participation is about 55% for men and 15% for women. यहाँ पे बोला जा रहा है that the participation of women workforce is lower than that of men workforce, right? आपका जो women है उनका जो participation urban areas में क्या है, काफी कम है, और जो males है उनका participation क्या है, ज्यादा है. The next point is in rural area जो men है इनका पार्टिसिपेशन है that is 54% and that of women is 25%. अगर हम कंपेयर करें so we can see कि अर्बन एरिया के अंदर जो women का पार्टिसिपेशन है that is only 15%, right? but रूरल एरिया में क्या है, it is more. रूरल एरिया में जो women workforce है वो क्या है, ज़्यादा है in comparison to your urban areas. So this is basically the participation, the rate of participation in India. Okay, the point this says only that the women in rural area is higher than in urban area, right? So I guess this much is clear, but still if you feel that you have any query in any of the following point, you can just share a query in the comment section. Now we will move to the next topic. The next topic is distribution of workforce by the genders. So here we will see the participation of the women and men in the different sectors of the economy. So first of all, you can see in India, self-employment is a significant source of livelihood because of a low level of literacy rate, the low acquisition of skills for
is required for wage or higher employment. So that means India में self employment का is a very important livelihood, right? Because India में literacy rate is low और इसीलिए यहाँ पे जो skills को acquire करने का जो rate है that is also low, right? So यहाँ पे लोग को employment मिलना या एक proper job मिलना is very difficult, right? So they go for self employment, अपना छोटे छोटे वर्कशॉप्स खोलना या छोटे छोटे कुछ अपना स्टार्टअप कर देना. So that is a very common thing. Second, if we talk about among women, self employment क्या है? It's the most significant source of livelihood, क्योंकि वहाँ पे उनके पास जो लिटरेसी है या एजुकेशन लेवल है वो और भी कम है. इसी वजह से उनके लिए जो लाइवलीहुड के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक बहुत बहुत मेजर और एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. The next point is, in regular salaried employee, the proportion of male is 18%, whereas female account for only 8%. ऐसा क्यों? That male का is 18% in regular salaried and female का is only 8%, because जो females का literacy rate है that is very low, and जो मेल का लिटरेसी रेट है या फिर एजुकेशन का रेट है एज पर फीमेल इज हाई. इसीलिए मेल्स को इजीली क्या मिल जाता है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, whereas फीमेल्स को नहीं मिल पाता बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर स्किल्स एंड प्रॉपर एजुकेशन. Now let's move on to the next topic. The next topic is distribution of workers by the gender. Now we will see that how the workforce is distributed between gender. So distribution of workforce by industry means distribution of workforce or your population across different producing sectors, namely primary, secondary and tertiary sector. हमारे तीनों sectors के अंदर कितना कितना population हमारा क्या है, distributed है, that we will discuss in this topic. So as we all know that basically we have three sectors. The first one is primary, the second one is secondary, and the third one is tertiary. So primary sector basically deals with your nature. It's basically that sector which produce goods and services by exploiting your natural resources. And in secondary sector, what they do, they convert the goods produced by this primary sector into finished goods, right? उनका काम क्या होता है? जो प्राइमरी गुड्स ने प्रोड्यूस करे सामान, उसको क्या करना? फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना. एंड टर्शरी सेक्टर क्या करता है? दे प्रोवाइड सर्विसेज, राइट? दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर. सो ये बेसिकली अपने डिस्कस करा अबाउट ऑल द थ्री सेक्टर्स. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट इज मेंशन. The primary sector, it basically includes all the things which are related to your nature, right? जो भी नेचर से रिलेट करता है that is all included in your primary sector, like a fishing, mining, right? Agriculture. If we talk about secondary sector, it includes manufacturing, construction, electricity. And if we talk about tertiary sector, then it includes trade, transport, storage and other kinds of services, right? So ये सब इसके अंदर क्या है? Included है. Now let's move on to the next topic, that is jobless growth. Now what is the meaning of jobless growth? एक ऐसा situation जहाँ पे your output is increasing, right? Your output is increasing, but आपकी economy में जो level of employment है that is not increasing, right? Your level of output is increasing, आपकी economy में goods and services तो बढ़ रही है, economic growth आ रही है, but there is no increase in your employment. So that is basically your jobless growth. अच्छा, now let's first start what is the meaning of economic growth. So economic growth refers to a increase in level of output. जब आपके इकोनॉमी में क्या हो रहा है? लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. अब लेवल ऑफ आउटपुट कैसे इंक्रीज हो सकता है? दो तरीके से. या तो आप क्या करो, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, या फिर आप बेटर या फिर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करो. अगर आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, ज्यादा लोग हायर करोगे, तो भी आपका आउटपुट इंक्रीज होगा. या फिर आप बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो,
जिससे पहले से ज्यादा अब आप क्या कहोगे, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। तो इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। अब जॉबलेस ग्रोथ, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक ऐसा सिचुएशन जब इकोनॉमी क्या कर रही है, प्रोड्यूस तो कर रही है ज्यादा से ज्यादा गुड्स, बट उसके साथ साथ आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो एक्सपैंड या फिर वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, बट दैट ग्रोथ इज जॉबलेस, क्योंकि उस ग्रोथ से किसी को भी जॉब या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। सो दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। अब जॉबलेस ग्रोथ होने का रीजन क्या है, मेजर रीजन है योर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। आपने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, इतना ज्यादा ऐसे इंक्रीज कर दिया है कि जो आपका जो वर्कफोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट हुई ही नहीं है। आपको ह्यूमन स्किल्स की या ह्यूमन लेबर की तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। यू यूजिंग मोर एंड मोर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, बट द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग जैसा होना चाहिए था। सो इतने सारे एमएनसीज आ गए, दे हैव हाईजैक्ड everything, they are using innovative technology and everything to achieve higher growth, but they are not using greater use of your manpower, fine। वो जितना भी ग्रोथ कर रही हैं, दे आर डूइंग इट जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट विद द हेल्प ऑफ मैन पावर। सो दैट्स वाई इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो रही है, बट दैट्स अ जॉबलेस ग्रोथ। Okay, I hope this much is clear, but still if you feel you have any query, just share your query with us. Let's move on to the next topic. That is casualization of workforce. Now, what is the meaning of casualization of workforce? When the process of moving from self-employed and regular salary to casual employment is known as casualization of workforce. जब आप self employed हो या आप regular salary पे हो, बट आप यहाँ से स्विच करके कहाँ जा रहे हो, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट पे। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब आपके पास फिक्स जॉब नहीं है, राइट, आपके पास कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आपको डेली वेजर की तरह ट्रीट किया जाए, या फिर जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पैसे मिले, दैट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, राइट। अब क्या रीजंस हैं इस कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के? द फर्स्ट वन इज लो स्कोप ऑफ अर्निंग इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। आपका जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या है, बहुत ज्यादा उसके अंदर अर्निंग का स्कोप क्या है, कम होता है। इसलिए लोग जो वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड उसको छोड़ छोड़ के दे आर गोइंग फॉर द अदर जॉब, जहाँ पे उन्हें दिन का वर्क करें और दिन के रेगुलर बेसिस पे पैसे मिले, फाइन। क्योंकि एग्रीकल्चर में जो अनसर्टेनिटीज हैं, दे आर वेरी मच, सो दैट्स वाई यहाँ पे कैजुअलाइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज। अब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को क्या किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, वहां पे उनको क्या किया जाता है, उनको जॉब से निकाला जा रहा है। सो जिसकी वजह से भी वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन हो रहा है। देन स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। आपका जितना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उस वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट इज वेरी लेस। वहां पे जो जिस रेट से एम्प्लॉय करना चाहिए उस रेट से एम्प्लॉयमेंट नहीं चल रहा है। दैट्स वाई जितने भी वर्कफोर्स है वो क्या कर रही है, आपकी कैजुअल जॉब्स के ऊपर स्विच कर रही है, बिकॉज दे नीड समथिंग फॉर देयर सर्वाइवल। Then increase in demand for casual laborers and expanding construction trade and service sector. That means जो आपका construction trade और service sector है, वहाँ पे casual labor की जो demand है, that is very high. So that's why जितना भी लेबर है वो वहां पे क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है। सो दीज आर द मेजर रीजंस जिसकी वजह से आपका जो कैजुअलाइजेशन है वर्कफोर्स वो बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर आपकी जो वर्कफोर्स है वो they are moving to the casual jobs. Now I hope this much is clear. So now let's move to the next topic. Now the next topic is informalization of workforce. Now first of all, let's understand that basically for employment we have two classification. The first one is formal sector and the second one is informal sector. Formal or organized sector is basically that sector जिसको पूरा गवर्न कौन कर रहा है, आपके लॉज, राइट। जो ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, राइट। जहाँ पे यू आर गेटिंग अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर बिफोर अपॉइंटमेंट एंड यू आर गेटिंग प्रॉपर सैलरी, जितना भी सिक्योरिटी स्कीम्स है वो आपको मिल रहा है,
you are getting proper perks and benefits. Fine. So that is a formal sector, or I can say that's an organized sector. If I talk about informal or unorganized sector, कैसा sector जहाँ पे आपको जहाँ पे आपको किसी भी टाइप के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको किसी भी टाइप के लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, फाइन, जहाँ पे किसी टाइप का एक्सप्लॉइटेशन किया जाए, दैट इज इनफॉर्मल और unorganized sector. So basically these are the two kinds of sectors we have. If we talk about informalization of workforce, इसका मतलब कि एक ऐसे सिचुएशन जब क्या कर रहे हैं, जब फॉर्मल सेक्टर क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, एंड जो इनफॉर्मल सेक्टर का जो वर्कफोर्स का जो परसेंटेज है दैट इज इंक्रीजिंग। फाइन। एक ऐसा सिचुएशन जब टोटल वर्कफोर्स का जो फॉर्मल सेक्टर में है वो क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, but still if you feel you have any doubt, you can share your query in the comment section. Thank you. If you like our content, then please like this video and subscribe to our channel, and please share this video on WhatsApp, Facebook, LinkedIn and Twitter. And if you have any doubt or any query, you can just comment down below. And thank you for watching this.